हाँ भाई, मुझे पता है वीडियो थोड़ी सी लेट है, लेकिन मैं भी क्या करूँ भाई। मेरी ट्रेन थी वेडनेसडे को, दिवाली की छुट्टियां खत्म हो गई और मुझे अपने पुणे वाले स्टूडियो में वापस आना था, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई। खैर मैं लेट तो हो गया हूँ, लेकिन अगर मैं चैप्टर की बात करूँ तो चैप्टर उतना भी बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नहीं था। चैप्टर बस हाँ पिछले वाले चैप्टर की कंटिन्यूएशन स्टोरी थी, जो कि कुमा की हमें पूरी पूरी बैक स्टोरी देखने को भी मिल रही है। और ऑनेस्टली हर कोई जानना चाहता था कि कुमा के साथ एक्चुअली में क्या हुआ था, बट काइंड ऑफ चीजें बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो गई हैं और थोड़ा सा मांगा इस समय बोरिंग हो गया है। स्टिल कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हमें इस वाले चैप्टर में भी पता चली हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें ड्रैगन के पावर्स में भी रिवील हो सकते हैं और हमें पता चलेगा कैसे बर्तलम्यू कुमा एक्चुअली में रंबलिंग करने निकल गया था। सो गाइस, अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। भाई अगर तुम लोगों ने नोटिस कर लिया हो कि मैं एस भैया बन गया हूँ, लेकिन अपने शरीर में डोनट बनवाने का मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है। खैर जोक्स असाइड, तुम लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा कि पूरा का पूरा सेटअप और बैकग्राउंड चेंज हो गया है। गजब का गोकू का पोस्टर है अपने पास और लूफी का भी अच्छा सा स्क्रोल है। एंड ऑल्सो हाउ कैन वी फॉरगेट अबाउट अपना गियर 5 वाला फिगरीन जो इधर दिख रहा है। खैर तुम लोग को नहीं पता तो ये मेरा 100K के लिए गिफ्ट है, जो कि बंकाई वर्ल्ड वालों ने मुझे दिया है। अगर तुम्हें बंकाई वर्ल्ड के बारे में नहीं पता तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि एक इंडियन एनिमे मर्चेंडाइज ब्रांड है, जो कि कई सारे एनिमे प्रोडक्ट्स को इंडिया में अवेलेबल कराती है। तुम एक्चुअली में सजाने के लिए अपने घर में ऐसे गजब के प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो। सच बात तो मुझे लग रहा है इनको मेरे 100K की खुशी ज्यादा हो रही है मेरे से। सारा का सारा ये माल भेज दिया, मजा आ गया। पता पूरी रात मैं सैटरडे को सुबह 4 बजे पहुंचा हूं और सैटरडे की पूरी रात करते करते मैंने ये पूरा सेटअप बनाया और अभी संडे को सुबह मैं रिकॉर्डिंग करने बैठा हूं। इनके बारे में मैंने तुम लोग को एक बार ऑलरेडी वीडियो में बताया था, जब इन्होंने मुझे कटाना गिफ्ट किया था। फिलहाल के लिए इनके साइट पे चैट वगैरह का भी सपोर्ट आ चुका है, तो वहां पर तुम जाके इनसे लाइव चैट कर सकते हो अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम होती है, या फिर तुम्हें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो अगर तुम्हें कुछ और नया मर्चेंडाइज चाहिए हो। इसके अलावा प्रेजेंट सिचुएशन में हर ऑर्डर पर तुम्हें कैशबैक मिलेगा, और क्योंकि तुम्हारे भाई के 100K सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं तो तुम सुपर 10 का यूज करके इनके वेबसाइट पे 10% का कैशबैक भी पा सकते हो इस कूपन कोड को अप्लाई करके। तो अगर तुम लोग को मेरी तरह एज बनना है लेकिन डोनट नहीं बनवाना, तो यू कैन गो अहेड एंड चेक आउट bankaiworld.com। इस टोपी क्वालिटी सच में बहुत अच्छी है, ये वाला पक्का ट्राई करना तुम लोग। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो चैप्टर नंबर 1099, इसके कवर पेज में हम देख सकते हैं कि ओडेन बैठ के यहाँ पर ओडेन खा रहा ऑब्वियसली, और कुछ रकून डॉग्स आके उसका बाल बना रहे हैं। सच में बहुत अजीब सा कवर पेज है, क्या सिग्निफाई करना चाहता है ये। खैर ओडेन तो मर चुका है, ओडेन की किसको पड़ी है, लेकिन इस चैप्टर का टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट वर्ड से तुम ऑब्वियसली समझ गए होगे यहाँ पे किस बारे में बात हो रही है। लिटरली पैसिफिस्टास इज द ओनली मैचिंग वर्ड दैट वी हैव इन द वर्ल्ड ऑफ वन पीस, और ये उसी से रिलेटेड है कि आखिर पैसिफिस्टास का इन्वेंशन कैसे हुआ। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देख सकते हैं कुमा पूरी तरह से जल रहा है और यहाँ पर एक भीषण आग में वो कुछ लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट पैनल में हम देख सकते हैं कि किंग भिखारी यहाँ पर बैठा हुआ है और वो बोल रहा है कि उसके पास एक आइडिया आया हुआ है, बहुत ही फार मतलब ईस्ट साइड में कोई एक जगह थी, वहां से उसे ये आइडिया है कि फटाफट आग लगा दो और सबको खत्म कर दो। अगर तुम्हारा दिमाग अभी भी नहीं खुल रहा तो ये आई थिंक उस चीज को रेफर कर रहा है जब साबो के टाइम पर, याद है, वो पूरे ग्रेट टर्मिनल में आग लगा दिया गया था जहां पर लूफी और एस भी थे। बाद में ड्रैगन आके उन लोग को बचाने की कोशिश करता है। यहाँ पर किंग भिखारी लिटरली वही काम कर रहा है जो कि उस दिन उन लोगों ने ग्रेट टर्मिनल पे किया था, क्योंकि उनको एक सेलेस्टियल ड्रैगन को इंप्रेस करना था। इसलिए जितने भी गरीब लोग जहां पर रहते थे ग्रेट टर्मिनल में, तो पूरे के पूरे ग्रेट टर्मिनल में उन्होंने आग लगा दी थी कि सभी गरीब लोग जल के मर जाएं और सेलेस्टियल ड्रैगन को वो जगह अच्छी लगे ताकि वो लोग नोबल्स की तरह काउंट होने लगे आगे चल के। एंड सेम वही काम यहाँ पर भिखारी भी करना चाहता है। अभी ये जो भिखारी है ये सिर्फ साउथ का साइड जला रहा है, ना कि नॉर्थ का साइड। बेसिकली साउथ का साइड वहाँ बूढ़े लोग रहते हैं तो उन लोग को जला के खत्म करना चाहता है, लेकिन जो नॉर्थ के साइड के लोग हैं उन लोग को भी नहीं पसंद आ रहा है कि ये गलत काम हो रहा है। तो इस पे किंग भिखारी बोलता है कि जितने लोग हमारे खिलाफ है उन सबको गोली से उड़ा दो, 4-5 लोग को उड़ा दो, बाकी लोग अपने आप शांत हो जाएंगे। और यही होता भी है, 2-3 लोग को गोली लगती है, लेकिन तब तक कुमा वहां पर प्रकट हो जाता है और इस समय कुमा का दिमाग बहुत ज्यादा खराब है। लिटरली तुम ये पैनल देख लो। उसके बाद हमें सीन दिखता है चर्च का, जहाँ पे कुछ जख्मी लोग पड़े हुए हैं और यहाँ पर बोनी से बोला कि बोनी प्लीज बाहर मत जाना, अभी तुम्हारा बाप तो लड़ ही रहा है, तुम भी किसी तरह इधर उधर गायब हो गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इस पे बोनी का फेस भी हम देख के समझ जाते हैं कि वो भी बहुत कंसर्न है, क्योंकि उसका बाप आज बहुत ज्यादा गुस्से में है। आज तक उसने अपने बाप को इतने गुस्से में नहीं देखा था। कुमा यहाँ पर एक सेकंड भी नहीं लेता और लिटरली किंग भिखारी के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर भिखारी चिल्ला के बोल रहा था कि भाई अगर तू किंग के ऊपर अटैक करेगा तेरे साथ बहुत बुरा होगा, बट लौड़ा फर्क पड़ता है कुमा को। जोर से एक वो पंच मारता है, एक थंब अपना फेंकता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा पाव क्रिएट होता है, मतलब वही कंप्रेस्ड एयर वाला जो भी ब्लास्ट करता है कुमा वही होता है, और पूरा का पूरा पैलेस ही खत्म हो जाता है भिखारी का। और इस दिन को आगे से सॉर्बेट के वन मैन के रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। अब मैटर इतना बड़ा हुआ है तो बुड्ढों के पास तो पहुंचेगा ही, तो 5 बुड्ढों तक भी ये खबर पहुंचती है और हमें सिर्फ सैटर्न दिखता है। बेसिकली
बेसिकली आई थिंक कुमा का जितना भी हिसाब है ना वो सैटर्न से आके ही लगा हुआ है। सैटर्न की झांटे जली हुई है क्योंकि वो उसके सामने से भगा था। तो यहाँ पर सैटर्न के पास भी ये बात पहुंचती है कि इस समय सॉर्बर किंगडम में रेवोल्यूशन चल रहा है और लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था जो उनका पहला किंग है, इसीलिए अब उनका एक नया किंग आ गया है। जिसमें सैटर्न पूछता है कि आखिर ये बंदा कौन है, तो वो बोलता है कि एक ऐसा बंदा जो कि पुराने चर्च में रहा करता था, अब उनका किंग बन चुका है। ये चीज सुन के तो सैटर्न की सच में किलस गई होगी कि जो बंदा एक टाइम पर इसका स्लेव हुआ करता था, जिस लड़की से प्यार करता था, उसका इन लोगों ने रेप किया है, वो बंदा अब जाके किंग बन गया है। इन सेलेस्टियल ड्रैगन्स भाई यार मर जाते। इस समय सब लोग कुमा को प्रेस कर रहे हैं किंग कुमा बोल के, लेकिन कुमा बोल रहा भाई ऐसे मत बोलो, मेरे को शर्म आ रही है, मैं तुम्हारा किंग वगैरह नहीं हूँ। मेरा दोस्त बुलडॉग सान है, मतलब उसका नाम बुलडॉग है, वो डॉग नहीं है। तो किंग बुलडॉग ही तुम लोग को रूल करता है, मैं तो बस नाम का रूलर हूँ। और तुम लोग सोच रहे हो कि अगर किंग बुलडॉग कौन है, तो भिखारी से पहले जो इस एरिया को रूल करता था उसका नाम बुलडॉग था। उस समय पर भी इन लोग के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, सॉर्बेट किंगडम बहुत अच्छी इकोनॉमी नहीं थी, बट स्टिल हर कोई यहाँ पर बहुत खुश था और अपने में सब लोग सेटिस्फाइड रहते थे। और तभी अगले पैनल में हम देखते हैं एक मस्त लड़की को, इससे पहले FBI मुझे उठा कर लेके चली जाए भाई, वो उसका एज अच्छा लग रहा है यार, ठीक है, वो मतलब बड़ी हो गई है। और ऐसा बोलने वाला मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ, चर्च में जो बुड्ढे हैं ना वो भी बोल रहे हैं कि आखिर ये कौन सी लौंडी है जो दौड़ रही है इतनी मस्त वाली। और ये चीज देख के इवन कुमा भी पगला जाता है, कहता है जिनी जिनी यहाँ पर कैसे आ गई। यहाँ पर ये लड़की एक्चुअली में दौड़कर अपना स्टेमिना बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और जब कुमा उसकी तरफ अजीब नजरों से देखता है तो कहता है कि मुझे इतने अजीब नजरों से क्यों देख रहे हो, मैं तो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही हूँ ताकि मैं अपने डैडी के साथ दूर कहीं घूमने जा पाऊँ। और कुमा डैडी वर्ड सुन के हैरान हो जाता है क्योंकि शायद जिनी ने उसको कभी डैडी बोला नहीं था या फिर बोल नहीं पाई थी, बट आई थिंक उसको डैडी सुनना था या फिर उसको नहीं सुनना था, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू नो। छोटी बच्ची है यार वो। खैर इसके बाद बोनी भी आईना देखती है और आईना देखते वो भी चिल्लाने लगती है और सब लोग यहाँ पर हैरान हो जाते हैं। कुमा लिटरली बेहोश हो जाता है और उन लोग को पता चलता है कि बोनी ने एक डेविल फ्रूट खा लिया है। यहाँ पर फिर ये लोग बोनी से बोलते हैं कि बोनी एक बार बुढ़िया होके दिखाओ, शायद तुमने एज फ्रूट खा लिया है। बोनी यहाँ पर ट्राई कर रही है पर वो बुढ़िया नहीं बन पा रही है। लेकिन तभी अचानक से कोई अंदर एक बूढ़ी औरत आ गई है। अगर तुम लोग को नहीं याद हो तो वो जो हमने मरी जो में बुढ़िया जाते हुए देखा था ना, जिसका बोनी ने शेप ले लिया था, उसी तरह से दिखने वाली औरत आ गई है। और उसको देख के ये लोग ये सोच रहे हैं कि बोनी एक्चुअली में बुढ़िया बन गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये लोग सच में चूतियां हैं क्या जितने भी लोग कुमा के आसपास रहते हैं। यार वो जो बुढ़िया जिसको ये लोग बोनी समझ रहे हैं उसका बेटा भी आया हुआ है और वही बेटा इसका एक्चुअली में बुलडॉग है, किंग बुलडॉग। तो बोनी भी इससे पूछती है कि बुढ़ऊ आप कौन हो, तो वो बोलता है कि लगता है तुम प्रिंसेस बोनी हो, मैं तुम्हारे बाप का एडवाइजर हूँ और मेरे पास एक बहुत ही अजीब सी न्यूज है जो मुझे तुम्हारे बाप को देनी है। कहाँ पर है वो? और देखकर लग रहा है कि तुम मेरी माँ से भी मिल चुके हो जो की बूढ़ी हो चुकी है और उसका नाम क्वीन कोनी है। देखो अभी बोनी और कोनी के बीच में क्या रिलेशन है ये तो नहीं क्लियर है, बट क्योंकि बोनी ऑलमोस्ट कोनी जैसी दिखने लगती है जब वो उसका एज बढ़ता है, जिसकी वजह से वो मैरी जॉयज में एंट्री ले पाई थी, तो हो सकता है इनका कोई दूर का रिलेशन हो। और क्योंकि ये क्वीन कोनी जो है ये एक्चुअली में रॉयल्टी से आती है, तो हो सकता हो इनडायरेक्टली कोई ना कोई सेलेस्टियल ड्रैगन इन्वॉल्व हो, नोइंग कि बोनी भी एक्चुअली में एक सेलेस्टियल ड्रैगन की ही बेटी है। खैर यहाँ पर बुलडॉग जो है वो कुमा को बताता है कि किंग बिकोरी एक और कमबैक का प्लानिंग कर रहा है, इसका कमबैक खत्म नहीं हो रहा है, बहुत ही कैजुअल तरीका हो रहा है इसका बार बार कमबैक करने का। तो ये बंदा बोल रहा है कि भाई देखो इस समय ये तुम्हारा नाम खराब करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें टायरेंट और जल्लाद पता नहीं क्या क्या बुला रहा है। इवन ये बंदा ये भी फेक न्यूज फैला रहा है कि कुमा ने ही कई सारे गाँव में आग लगाई थी। खैर इससे ये चीज प्रूव हो जाती है कि भिखारी के पास अभी भी वर्ल्ड गवर्नमेंट का सपोर्ट है। इवन आफ्टर इतने सारे कांड करने के बाद भी वर्ल्ड गवर्नमेंट इसी भिखारी को किंग बनाना चाहती है सॉर्बेट का, और मे भी वो बहुत ही जल्दी अपने थ्रोन के लिए कम बैक करेगा। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि उसने बैटल शिप्स वगैरह भी रेडी कर ली है। खैर ये चीज सुन के सॉर्बेट वाले डर जाते हैं और उनको देखकर कुमा बोलता है कि मैं किसी भी हालत में भिखारी को यहाँ के लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचाने दूंगा। जिसपे वो किंग बुलडॉग से बोलता है कि अगर मैं ऐसा कुछ करूंगा तो ऑब्वियसली मैं क्रिमिनल बन जाऊंगा और वर्ल्ड गवर्नमेंट मेरे पीछे पड़ जाएगी। तो इससे पहले ऐसा कुछ हो किंग बुलडॉग तुम जल्दी से ओरिजिनल किंग बन जाओ, मेरे को यहाँ से किंग से हटाओ और मैं ये देश छोड़कर जा रहा हूँ। और मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, क्या तुम जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक तुम बोनी का ख्याल रखोगे, क्योंकि ये जो चर्च है अब ये उतना सेफ नहीं रह जाएगा। इस पे किंग बुलडॉग बोलता है कि हाँ मैं बोनी को बिल्कुल सेफ रखूंगा, मैं किसी भी तरह की सनलाइट उस तक नहीं पहुंचने दूंगा। वो बोनी से बोलता है कि बेटी ज्यादा बदमाशी मत करना, जब तक मैं वापस नहीं आता एक अच्छी बच्ची बनकर रहना। इसके बाद बोनी थोड़ी सी दुखी हो जाती है कि कुमा उसको वापस से छोड़कर समुद्र में जा रहा है। इसके बाद कुमा एक बोट लेकर निकल जाता है समुद्र पे, बेसिकली ऑलमोस्ट एक पायरेट की तरह वो निकल जाता है। रास्ते में उसको मरीन्स मिलते हैं और भिखारी उन्हीं के साथ बैठा हुआ है। भिखारी कुमा को देख के बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है उड़ा दे इसकी शिप को, ये वो चूतिया जिसने मेरा थ्रोन छीना हुआ है, इसको खत्म कर। इस पे कुमा बोलता है कि क्या तू सच में भिखारी है क्या, तेरे अंदर बिल्कुल सेल्फ रिस्पेक्ट का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। अब इससे पहले वो लोग कुछ भी बिगाड़ पाते कुमा का, यार वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट है उसके पास, उसने उन सारे फ्लीट को वहीं पर उसी समय डुबा दिया। अब ये काम करने के बाद कुमा के पास भी GTA की तरह स्टार्स लग गए हैं, वो भी वांटेड के लिस्ट में आ गया है और इतने सारे पायरेसी वाले काम करने की वजह से अब उसको भी एक बाउंटी और एक बाउंटी पोस्टर मिल जाता है।
यहाँ पर बोनी किंग बुलडॉग के पास बैठे बैठे अपने डैडी को याद कर रही है, उसको याद आ रही है और वो सोच रही है कि 10 साल की हो जाएगी तो वो भी पायरेट बन के डैडी के पीछे पीछे निकल जाएगी उसको खोजने के लिए। और इधर कुमा दूसरी तरफ अलग अलग आइलैंड्स पर सेल करने जा रहा है। यहाँ पर एक आइलैंड है जहाँ पे लंबा सा एक पेड़ जैसा बना हुआ, मुझे याद नहीं आ रहा ये कौन सा आइलैंड है। तो यहाँ पर भी कुमा वहाँ के लोकल से बात करता है कि क्या तुमने इस टाइप की बीमारी देखी है, और उन लोग को भी इस बारे में नहीं पता। इसके आगे हम देखते हैं ड्रेसोसा आर्क में जो दो बाउंटी हंटर थे यानी कि जीत और अब्दुल्ला, वो दोनों भी यहाँ पर आए हुए हैं कुमा की बाउंटी को हंट करने, लेकिन कुमा ने उनको भी डिफीट कर दिया था। मुझे याद है किस तरह से ये लोग भी उस भैंसे के ऊपर चढ़ के लूफी के साथ जा रहे थे डोफ्लामिंगो को डिफीट करने। सर बताएं दोनों बहुत ही अजीब कैरेक्टर थे पूरे ड्रेसोसा आर्क में। एक तो इनका नाम भी काफी इंडियन जैसा था। मेरा जो पहला दोस्त बना था ना लाइफ में, मतलब जब मैं नर्सरी क्लास में गया था, बेबी क्लास में गया था, तो वहां पे भी अब्दुल्ला नाम का ही दोस्त बना था। सो बेसिकली ये कुछ ज्यादा ही मेरे लिए वियर्ड हो रहा था। कहने पर कुमा और भी कई सारी जगह पर जाता है वो बोनी की बीमारी की इलाज खोजने के लिए, इंक्लूडिंग वो जगह भी जहाँ पर रॉबिन गई थी टाइम स्किप के दौरान, और हर जगह के लोगों की हेल्प करने की भी वो कोशिश करता है। फाइनली इतना घूमते घूमते वो ड्रैगन के पास पहुंचता है और कुमा को देख के वहां पर हर कोई खुश हो जाता है। ड्रैगन उसको बताता है कि इवान का और इनाजुमा पकड़े गए हैं और अब उनको इम्पेल डाउन में बंद कर दिया गया है। और तुम बताओ तुम्हारा हालचाल कैसा है? आजकल तो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। तुम किंग बन गए हो, फिर टायरेंट बन गए हो, अब तो पायरेट भी सुनने में आ रहा है। भाई बड़े बड़े काम कर रहे हो तुम तो। इस पे कुमा बोलता है कि देखो यार लोग बदलते हैं, और बेलो बेटी जस्ट उसके बगल में बैठकर बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कोई भी इन बातों को सीरियसली नहीं ले रहा जो कुछ भी न्यूज में सुनने को मिल रहा है। कहने पर बेलो बेटी कुमा से पूछती है कि क्या मैं ईस्टर्न फोर्सेस का कमांड ले सकती हूँ, क्योंकि ड्रैगन चाचा हमको लेने नहीं दे रहे हैं बिना तुम्हारी परमिशन के। इस पे कुमा बोलता है एक और बड़बड़ करने वाली लड़की, ऑब्वियसली क्यों नहीं, ले लो भाई वो पोजीशन। ड्रैगन उसको आगे बोलता है कि साबो और कोला भी तुमसे मिलना चाहते हैं। हमारे नए रेवोल्यूशनरी के जो लोग हैं वो लोग भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। इस पे कुमा बोलता है कि मैं दुनिया में हर जगह गया और हर जगह की प्रॉब्लम्स को देख के मैं बस यही सोच रहा था कि अगर ड्रैगन यहाँ पर होता तो क्या करता। मैं सच बताऊं तो मैं रेवोल्यूशनरी आर्मी को वापस से ज्वाइन करना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा। और इसी पे तुरंत ड्रैगन बोलता कि हाँ मुझे याद आया, मुझे तुमसे बोनी के बारे में बात करना था। क्या तुमने उस साइंटिस्ट का नाम सुना जिसका नाम डॉक्टर वेगापंक है? अभी कुछ समय पहले उसके पुराने लैब में एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से अब वो एक नया लैब खोज रहा है। यूजुअली ऐसे आदमी से मिलना तो इम्पॉसिबल होता है, लेकिन क्योंकि अभी स्विचिंग ऑफ द लैब्स चल रहा है तो उससे मिलने में तुम्हें आसानी होगी, सिक्योरिटी उतनी टाइट नहीं होगी। और यहाँ पर लैब स्विच करने का मतलब तुम समझ गए होगे, जो कुछ भी पंख हजार्ड पे सीजर क्लाउन ने ब्लास्ट किया था उसकी वजह से वेगापंक को अपना लैब चेंज करना पड़ रहा था। और ठीक उसी मोमेंट का फायदा उठा के कुमा जाकर वेगापंक के पास अपनी बेटी के लिए हेल्प मांगता है। ये चीज सुन के कुमा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है थैंक यू ड्रैगन भैया, आपने मेरी हेल्प कर दी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। अगर मैं बोनी की तबीयत ठीक कर दिया तो मैं वापस आके आपके साथ रेवोल्यूशनरी आर्मी की फाइट ज्वाइन करूंगा। इस पे ड्रैगन एक बहुत ही गजब का लाइन बोलता है कि जा कुमा जा, जिधर तुझे हवा लेकर जा रही है उधर ही चला जा। और इससे हमें एक चीज समझ में आती है कि ड्रैगन का पावर किसी ना किसी तरह से विंड के पावर से रिलेटेड है। ऑलरेडी हमने देख रखा है लॉकडाउन में कि उसके पावर्स काफी हद तक विंड वाले पावर्स हैं। ऑलरेडी हमें लॉकडाउन से थोड़ा बहुत डाउट है कि ड्रैगन के पास कुछ वेदर कंट्रोल करने की या फिर विंड कंट्रोल करने की पावर है, और ये बात सुनकर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो काइंड ऑफ इन्वायरमेंट या फिर विंड को एटलीस्ट कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद हमें वापस से बोनी का सीन दिखाया जाता है। छोटी बोनी एक्चुअली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, उसने एक आदमी को पंच करके गिरा दिया है और कुमा उससे वापस मिलने आए हैं और बोनी बहुत खुश हो गई। इसके बाद में एक आइलैंड दिखाया जाता है जो कि नेवी के साइंस डिवीजन का लैब नंबर 8 होता है। बेसिकली वो जगह जिसको फ्यूचर में एगहेड के नाम से जाना जाएगा। कुमा यहाँ पर बोनी को बोलता है कि हम चेकअप के लिए जा रहे हैं और वो लोग समुद्र में निकल जाते हैं वेगापंक से मिलने के लिए। वेगापंक पहली बार कुमा को देखता है और उसको देखकर उसकी गांड फट जाती है और बोलता है कि क्या लोग सच में हर शेप और साइज में मिलते हैं क्या? इस पे कुमा वेगापंक को देखकर बोलता है कि भाई तू तो मत ही बोल यार, अपना चेहरा देखा तूने? इस सर क्या, सर के नाम पे लंड उगा रखा है तूने। खैर यहाँ पर वेगापंक बोलता है कि तुम्हारा बॉडी तो बहुत ही अलग है, तुम्हें अपने बॉडी को मुझे स्टडी करने के लिए देना पड़ेगा, साइंटिफिक रेवोल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। खैर बोनी को वो एक नजर में देखते ही समझ जाता है कि उसको सफायर स्केल्स वाली बीमारी हुई है जिसका कोई भी क्योर नहीं है, और वो कुमा को बोलता है कि तुमने बहुत अच्छे से इसको कंट्रोल कर रखा है, वरना ये और भी ज्यादा फैल सकता था। और यहाँ पर वेगापंक एक बहुत अच्छी न्यूज देता है कि हाँ वो बोनी को क्योर कर सकता है, और ये चीज सुन के कुमा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वेगापंक उसको बताता है कि मैं एक ऐसे प्रोसीजर का यूज करने वाला हूँ जिसको आज तक हिस्ट्री में यूज नहीं किया गया है, और इस टेक्निक का नाम है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, जो कि वो इसके ऊपर यूज करेगा। वेगापंक उसको बताता है कि जितना पैसा और मेहनत इस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट वाले प्रोसीजर में लगेगा ना, उतने पैसे और मेहनत में मैं एक्चुअली में एक नया साइबॉर्ग बना सकता हूँ। इस पे कुमा बोलता तू मेरी बेटी को साइबॉर्ग तो नहीं बना देगा? तो उस पे वेगापंक बोलता नहीं नहीं, मैं बस कंपेयर कर रहा हूँ भैया, सच में नहीं बना दूंगा। इसके बाद वेगापंक कुमा के रिपोर्ट्स पढ़ता है और रिपोर्ट्स पढ़ के उसकी फिर से गांड फट जाती है जब उसको पता चलता है कि वो एक बुकानियर है। वेगापंक उसको खुद सामने से बोलता तेरे को पता है ना मैं गवर्नमेंट के लिए काम करता हूँ, तू मेरे पास क्यों आया है? इस पे कुमा बोलता है कि
मुझे ड्रैगन के ऊपर भरोसा है, ड्रैगन ने मुझे तुम्हारे पास भेजा हुआ है। और यहाँ पर बिल्कुल इंडियन पुलिस की तरह ही पहचान की वजह से कुमा का भी काम बन जाता है वेगापंक के साथ। और कुमा भी वेगापंक से पूछता है कि आखिर मेरे शरीर के बारे में इतना क्या खास है भाई जो तू इतनी बातें कर रहा है। जिसपे वेगापंक बोलता है कि भाई देखो मेरे पास तुम्हारे डीएनए का इनफ सैंपल नहीं है, मिल जाएगा तो तेरे को बताता हूँ क्या खास है तेरे बड़े से शरीर में जो तू इतना बड़ा सा लेके घूमता रहता है। वेगापंक का प्लान सुनकर कुमा बोलता है कि तू मेरा क्लोन बनाना चाहता है, पागल हो गया है क्या। जिसपे वेगापंक बोलता है कि हाँ भाई मैं तेरा क्लोन बनाना चाहता हूँ और मैं बहुत समय से एक ऐसे आदमी को खोज रहा हूँ जो कि परफेक्ट मॉडल बन सकता है। अगर तू मुझे अपना ब्लड देगा और परमिशन देगा तो मैं तेरे क्लोन्स को सोल्जर्स में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ और इसकी वजह से बोनी के ऊपर जो भी खर्चा आएगा वो मैं तुम्हारे लिए फ्री में कर दूंगा। वैसे भी तुझे देख के लगता है तेरे पास कोई पैसा तो होगा नहीं। इस पे कुमा बोलता है ऑफर तो बहुत सही लग रहा है लेकिन एक चीज बता, मेरे क्लोन्स बना के तू करने क्या वाला है। और एक ऐसी आर्मी जहाँ पर सारे के सारे सोल्जर्स मेरी तरह दिखेंगे, आखिर ये लोग ऐसा कौन सा कांड करेंगे। वेगापंक उसको आगे बताता है कि इन सोल्जर्स के पास इतनी स्ट्रॉन्ग बॉडी होगी कि वो उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, फिर चाहे उसके ऊपर गोली चलाएं या फिर तोप। ये वो हीरोज होंगे जो कि वीक लोग को प्रोटेक्ट करेंगे और उनकी जान बचाएंगे। और अगर मैं इन सोल्जर्स में लेजर बीम्स वगैरह भी ऐड कर दूं तो कोई भी पायरेट किसी भी आम इंसान को कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ये चीज सुन के कुमा खुश हो जाता है और उसको लगता है कि हाँ वो वेगापंक के ऊपर भरोसा कर सकता है। और कुमा सोचता है कि अगर उसके क्लोन सच में आगे चल के लोगों की हेल्प कर पाएंगे तो शायद यही वो रीजन है कि वो इस दुनिया में पैदा हुआ था। इस पे वेगापंक बोलता है कि शायद ड्रैगन इस बात से खुश नहीं होगा। तो कुमा उसको बोलता है कि कोई बात नहीं। तो कुमा उसको बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तो इस चीज से बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और कुमा लिटरली यहाँ पर बोलता है कि अगर कोई भी चीज यहाँ पर बोनी को ठीक कर सकती है ना तो मैं डेविल से भी डील करने के लिए तैयार हूँ, बस किसी भी तरह से बोनी की जान बचा लो। और अगर इसको हम इस समय प्रेजेंट सीन में देखें तो कुमा ने टेक्निकली यहाँ पर किससे डील किया हुआ है, ऑब्वियसली फाइव एल्डर्स से, क्योंकि फाइव एल्डर्स ही उसको उस तरह से यूज कर रहे हैं, उसके सारे के सारे जो भी क्लोन्स बने हुए हैं। तो बेसिकली डील विद द डेविल यहाँ पर सिग्निफाई कर रहा है कि एक्चुअली में जो फाइव एल्डर्स हैं ये ही डेविल है। या फिर इसको हम और सिंपलर भाषा में बोल सकते हैं कि हो सकता है इन फाइव एल्डर्स के पास डेविल टाइप डेविल फ्रूट्स हों, जो कि यहाँ पर ये सिग्निफाई कर सकता है कि ये जो फाइव एल्डर्स हैं इनके पास बहुत ही डिमोनिक टाइप के डेविल फ्रूट्स हो सकते हैं, मतलब लिटरली डेविल वाले डेविल फ्रूट्स। हाँ, मतलब जो सबसे एकदम भयंकर फॉर्मेशन जो ले सकते हैं वो वाले जोगान फ्रूट्स इनके पास हो सकते हैं। खैर कुमा प्लीज बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, क्योंकि तुम्हारा डील एक्चुअली में डेविल ने सुन लिया है और यहाँ पर सैटर्न बोल रहा है कि ये लोग तो चूतियां हैं, इनको पता नहीं कि वेपन की कदर कैसे करते हैं। एक वेपन की पोटेंशियल तो उससे पता चलती है कि कितने लोगों को वो मार सकता है। वेगापंक तो चूतिया जो कि इस समय इसका फायदा नहीं उठा पा रहा है, इतना मस्त उसको चांस मिला हुआ है। खैर कोई बात नहीं, मेरे मन में अपने कुछ प्लान्स हैं और मैं वो जाके इस समय कुमा की बम्बू करने वाला। फिर बैक टू द एगहेड आइलैंड। कुमा की बात सुन के यहाँ पर वेगापंक बोलता है कि तू तो बिल्कुल एक संत जैसा है। इस पे कुमा बोलता है मैं संत वंत नहीं हूँ भाई, मैं तो भाई बस गांधी जी के रास्ते पे चलता हूँ, पीस लवर हूँ, पैसिफिस्ट हूँ। और इसी बात को सुन के वेगापंक के अंदर बिल्कुल गुदगुदी मच जाती है और बोलता है पैसिफिस्ट सुन के तो बहुत अच्छा लग रहा है, एक काम करते हैं इस क्लोन प्रोजेक्ट का नाम ही रख देते हैं पैसिफिस्टा। एंड लास्ट लाइन दे ओनली वांटेड पीस के साथ चैप्टर नंबर 1099 खत्म। और अब इसके बाद हमें चैप्टर नंबर 1100 देखने को मिलेगा। यार मांगा खत्म बट मेरी वीडियो नहीं। लेट्स टॉक अबाउट कि आखिर सैटर्न यहाँ पे क्या करने वाला है कुमा के साथ। तो मोस्ट प्रोबेबली सैटर्न ने सारी चीज सुन ली है, किसी तरह से वो एगहेड आइलैंड पर जाएगा जब कुमा का एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद वो वेगापंक को ब्लैकमेल करेगा। बेसिकली वेगापंक तो खैर उसी के अंडर में इस समय काम कर रहा है। तो वेगापंक को बोलेगा कि सुन मैं तुझे निपटा दूंगा, वरना इसके ऊपर सबसे बुरे से बुरा एक्सपेरिमेंट कर, इसकी पूरी बॉडी को चीर फाड़ दे और ऐसे ऐसे डेंजरस वेपन्स बना जो कि हम यूज कर सकते हैं अपने मरीज के फाइटिंग में। हो सकता है अगला चैप्टर और भी ज्यादा डार्क हो जाए, जहाँ पे हम लिटरली देखेंगे कि कुमा की बॉडी की चीड़ फाड़ की जा रही है और उसको कितना ज्यादा दर्द हो रहा है। अभी अगला चैप्टर ब्रेक पे नहीं है, कुछ ही समय में उसके स्पॉयलर्स भी आ जाएंगे। अब तो मतलब 2 दिन में तो आ ही जाएंगे। अब ये वीडियो तो खैर लेट हो गई है और ज्यादा कुछ था नहीं इस चैप्टर में। जो भी मेरे को लगा मैंने वो तुम्हें थ्रू आउट द चैप्टर बता दिया है, ज्यादा कुछ बचा नहीं है इसके डिस्कशन में। बाय द वे एस भैया की माला, हैट और ये सब कुछ अगर तुम्हें चाहिए, ये तो यार गोकू वाला यार पर्सनल फेवरेट है, मजा आ रहा है इसको देख के। अगर तुम्हें ये सब कुछ चाहिए तो बंकाई वर्ल्ड को जरूर चेकआउट करो, उनके गिफ्ट हैं, इतना तो तुम्हारा फर्ज भी बनता है यार, जाके चेकआउट कर लो उनको। अगर तुम्हें कुछ भी पसंद आता जाके ले सकते हो, उनका सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। और अगर तुम लोग को सेटअप टूर वगैरह देखना है, सब कुछ जानना है कि क्या कैसे चल रहा है, तो उसके लिए टिंकू चैट को जाके सब्सक्राइब कर लो। मैं जाके वहां पर ये सारी वीडियोस डालने वाला हूँ इन सब चीजों के बारे में। थोड़ा बहुत स्टोरी टाइम वगैरह भी करने का प्लान बन रहा है, तो उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। और तुम लोग जाके डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर लो। डिस्कॉर्ड पे इस समय थोड़ा सा क्या कहते हैं भर्तियां
आई हुई है हमारे डिस्कॉर्ड की। वहाँ पे कुछ आई थिंक लोगों की जरूरत है, कुछ हेल्प कराने के लिए तुम लोग जाके वहाँ पे हेल्प कर सकते हो। डिस्कॉर्ड मेंबर्स को भी डोनेट कर सकते हो, जो वहाँ पे एक्चुअली में काम करते हैं, उन लोग को भी तुम लोग हेल्प कर सकते हो डोनेट वगैरह करके। और मैं तुम लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में। जितने लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है भाई फटाफट सब्सक्राइब कर दो, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।